हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लेक्चर ऑफ एडवांस अकाउंटिंग। सो आज हम हमारा टीवाई बीकॉम का फर्स्ट लेक्चर जो है एडवांस अकाउंटिंग के ऊपर वो स्टार्ट करेंगे। आप अगर इंटरनल स्टूडेंट हो तो आपको पता है मार्किंग सिस्टम कैसी है। आपका जो इंटरनल होगा, जो आपका कॉलेज लेगा, वो 60 मार्क का होगा और वो 20 में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल्स तो नहीं है इस अकाउंट्स में, और फिर आपका डायरेक्टली एक्सटर्नल मेन पेपर होगा। और एक्सटर्नल वालों के लिए तो पूरा 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर ही आएगा, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सो हम आज देखते हैं कि कौन से टॉपिक हमको हमारे सिलेबस में कवर करने हैं टी वाई बी कॉम के। सो सिलेबस, यूनिट नंबर और टॉपिक दिया गया है। सो फर्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंट्रोडक्शन टू IFRS। सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें आप देखोगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली ICAI इशू करते हैं। वो क्यों इशू करते हैं? कंसिस्टेंसी, एक प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए दो कंपनीज़ के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, दो फर्म्स के बीच में। सो अलग अलग कंसेप्ट पे अलग अलग AS है। टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। सो आपको जो देखना है वो ब्रीफ रिव्यू ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसके बारे में देखना है। AS7 कंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में देखना है। AS8 उसके बारे में देखना है, वो जो कि अभी एबॉलिश हो चुका है। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट्स उसके बारे में देखना है। एंड AS15 जो कि है एम्प्लॉय बेनिफिट। इन शॉर्ट इसमें वही बताया गया है कि अगर बहुत सारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग मेथड्स है, तो कौन सा आपको एक मेथड फॉलो करके सब काम करने हैं। AS17 टू AS25 इतने सब आपको AS है, और इसमें से आपको थियरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑन एप्लीकेशन नेचर। सो एप्लीकेशन नेचर के सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे। फिर नेक्स्ट जो है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। ये अगर आप इंटरनल हो तो टर्म एंड में आपको 20 मार्क्स के लिए आता है, और अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की बात करें तो ये आपको उधर 14 मार्क्स का आता है। सो फाइनल अकाउंट्स अब तक आपने देखे, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म 11-12 में देखा था, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। अब आपको देखना है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। सो बैंकिंग कंपनी जो है वो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के हिसाब से काम करते हैं। सो उनका फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। उनका अराउंड टोटल 16 शेड्यूल का फाइनल अकाउंट है, जिसमें 13, 14, 15, 16 शेड्यूल जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। 1 to 12 बैलेंस शीट है। सो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंट्स आप बैंकिंग कंपनी का कैसे बनाओगे, और इसको वेटेज भी बहुत अच्छा है और सिंपल है। एक दो सम में आपको पहले थोड़ा होगा कि क्या है क्या चल रहा, बट एक बार दो सम हो गए तो आपको ये सब चीज़ें ग्रास्प होने लगेगी और आप खुद ही सम सॉल्व करोगे। ये अब तक के एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ। सो इसमें इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग कंपनी। सबसे पहले तो बैंकिंग कंपनी क्या होती है वो देखना ज़रूरी है। बैंकिंग कंपनी का मेन काम यही है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स, लीगल प्रोविजंस जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये लीगल प्रोविजंस के हिसाब से कैसे काम करना है बैंकिंग सेक्टर में। वो NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी। रिजर्व फंड, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस, बिल्स फॉर कलेक्शन, रिबेट्स ऑन बिल डिस्काउंटेड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रिपरेशन। सो बैड एंड डाउटफुल डेट्स वो जैसे नॉर्मल बिजनेस में होते वैसे बैंक में भी होते, जो जिनसे लोन का इंटरेस्ट आना है, अगर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं पे किया सो वो बैड डेट्स होगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इन वर्टिकल फॉर्म, पहले तक हम हॉरिजॉन्टल बनाते थे, सो इस बार ये वर्टिकल फॉर्म में डायरेक्टली। इंट्रोडक्शन टू कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम मतलब डायरेक्टली आप कोई भी ब्रांच से अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। कोर बैंकिंग सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरनमेंट, कोर का फुल फॉर्म है। सो ये हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट 3 है इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। सो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट में क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। देखो इसमें आपको देखना है कि जब कोई कंपनी में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में जब फायर अकर होती है, सो उसके बाद फायर मेनली जो स्टॉक को इफेक्ट करती है, प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट कैसे कम होता है आप बोलेंगे, अभी फॉर एग्जांपल जुलाई के मंथ में फायर अकर हुई, सो आगे के 3-4 मंथ जो है उसमें आपके जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको इफेक्ट होगा, ताकि प्रॉफिट पे भी वो इम्पैक्ट पड़ेगा। सो क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट वो, और लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, समझो आपकी मशीनरी होंगी, फर्नीचर होगा वो डिस्ट्रॉय होगा, सो वो फिक्स्ड एसेट। सो फर्स्ट हम देखेंगे क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब क्या है। प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन, एवरेज क्लॉस, एवरेज क्लॉस आता है। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम ऑफ गुड्स। सो एबनॉर्मल आइटम्स जो है
उनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, वो अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ तो क्या, अंडर वैल्यूएशन हुआ तो क्या। क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, इंट्रोडक्शन, इंडेमनिटी, अंडर पॉलिसी। सो लॉस ऑफ प्रॉफिट में इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, इंडेमनिटी लॉस ऑफ प्रॉफिट में कितना अपने को कॉम्पेंसेशन आ रहा है वो। सम इम्पॉर्टेंट टर्म, प्रोसीजर असर्टनिंग क्लेम्स, क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट। सो लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट जो होता है, सो वो फिक्स्ड एसेट लॉस जो है उसका कैसे हम वैल्यूएशन करेंगे, वो इंट्रोडक्शन, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, प्रोसीजर्स एंड असर्टनिंग क्लेम्स। फिर जो हमारा फोर्थ है वो है फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो जो आपके मेन एग्जाम है इंटरनल वालों के लिए, वो 14 मार्क्स का बैंकिंग कंपनी और 14 मार्क्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये दोनों में से आपको एक सॉल्व करना पड़ता है, जबकि आपके इंटरनल्स में अराउंड 15 मार्क्स कैच करता है। सो फर्स्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होती है, सो उनका कैसे हम पूरा फाइनेंस अकाउंट्स बनाएंगे वो इसमें देखेंगे। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कैसे होगी, क्या होगा उनका, एसेट क्या, लाइबिलिटी क्या, इनकम क्या, एक्सपेंस क्या। मीनिंग, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे हम उनका बैलेंस शीट बनाएंगे, कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे एज पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। एज ये पुणे यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट है, सो हमको महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। सो फर्स्ट टर्म में हम ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, थर्ड इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट्स एंड फोर्थ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट टर्म 2 में हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। सो इसमें हम देखेंगे वैट रिपोर्ट, जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, आपको पता है कंप्यूटर जो है हर एक फील्ड में पहुंच चुका है, फिर चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, कॉर्पोरेट फील्ड हो, हेल्थ सेक्टर हो, हर सेक्टर में आपको कंप्यूटर की एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस दिखेगा ही, और वो आगे बढ़ रहा है। सो वैट एंड वैट रिपोर्ट, सर्विस टैक्स देखेंगे हम, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेन वैट क्या होता था, इनकम टैक्स, टीडीएस। सो पहले जो 3 है, ये 3 अभी तो आउटडेटेड हो चुके हैं, बट स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एंड टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, क्या होता है ये कंसेप्ट देखेंगे। ये प्योरली थियोरटिकल है, इसमें से आपको एक शॉर्ट नोट मिलेगा 7 मार्क्स का आपके मेन एग्जाम में। फिर 6th है ब्रांच अकाउंट। हमको पता है हेड ऑफिस और ब्रांच क्या होता है। एक हेड ऑफिस होती है, जो मेन ऑफिस होती है वो हेड ऑफिस, और जो अलग अलग जगह पे स्कैटर किया जाता है वो ब्रांचेस ऑफिस है। सो जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच ऑफिस को कुछ सेंड करते हैं, ब्रांच ऑफिस से कुछ कभी हेड ऑफिस में आता है। सो उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए वो हम इसमें देखेंगे। सो ब्रांच अकाउंट, इसमें मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ ब्रांच, गुड्स सप्लाइड एट को, कभी कभी हम गुड्स डायरेक्टली कॉस्ट जितने में हमने उस पर खर्चा किया वो बनाने के लिए उतने में ही करेंगे, कभी कभी हम इनवॉइस प्राइस पे करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब बेसिकली क्या है, जो एक लोकल शॉपकीपर जो अपना अकाउंट रखता है वो डबल एंट्री में नहीं रखता है। वो क्या करता है, परचेस क्या, सेल क्या, किसी को अगर उसने क्रेडिट पे दिया, किसी को उधारी पे दिया, तो वो बुक में लिख के रखता है। सो स्पेसिफिकली वो ही तो सिंगल एंट्री सिस्टम है। सो ये सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री में आप कैसे कन्वर्ट करोगे वो हम इसमें देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री, इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक, टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स, ये सब इसमें देखेंगे। आपको मेन फाइनल एग्जाम में सिंगल एंट्री का ऑप्शन आएगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि चैप्टर यूनिट 8 है। ये बहुत सिंपल है, यूनिट 8 बहुत सिंपल है, आप यही पेपर में सॉल्व करना, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ कुछ एक 10 to 12 रेशियोज़ है। पास्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड्स के हिसाब से 7 to 8, वो 12 रेशियो में से ही 7 to 8 यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछते हैं। सो वही आपको करके जाने हैं। सो 8th एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें रेशियो एनालिसिस, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों वो ज़रूरी है, नेचर ऑफ रेशियो एनालिसिस, प्रॉब्लम ऑन रेशियो एनालिसिस रिस्ट्रिक्टेड टू फॉलोइंग रेशियोज ओनली, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेब्ट टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। मतलब उन्होंने स्पेसिफिकली देखो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 2, ऑपरेटिंग रेशियो 3, स्टॉक टर्नओवर 4, डेब्ट टर्नओवर 5, करंट रेशियो 6, लिक्विडिटी रेशियो 7 एंड डेब्ट टू इक्विटी। डायरेक्टली उन्होंने 8 रेशियोज आपको बोल दिए, मतलब ये 8 रेशियो से ही कुछ आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये एकदम सिंपल टॉपिक है, इसमें आपने फॉर्मूलाज याद कर लिए,
मतलब आपका सम इजीली सॉल्व हो जाता है और ये 20 मार्क्स कैच करता है, 20 मार्क्स आपको देगा। ये बहुत सिंपल है, इसके 20 मार्क्स मत जाने देना। सो 8th और 7th में आपको जो मेन एग्जाम में ऑप्शन आता है 20 मार्क्स का, ब्रांच अकाउंटिंग कंपलसरी आता है 14 मार्क्स का। फिर ये थियोरेटिकल पार्ट जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, उसमें आपको एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का शॉर्ट नोट बेसिकली पूछा जाता है। फिर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो 14 मार्क्स का, उसको ऑप्शन होगा बैंकिंग कंपनी। 4 और 2 में ऑप्शन होगा, और 8 थर्ड जो है इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, ये 8 मार्क्स का आपको कंपलसरी 8 मार्क्स कैच करेगा आपके लिए। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें से एक आपको शॉर्ट नोट मिलेगा। सो ये पूरा आपका इंट्रोडक्शन होगा आपके एडवांस अकाउंटिंग TY BCom के बारे में। सो आप प्लीज़ इस साल ज़रा ध्यान लगा के कीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से जो है आपको SY में जितने परसेंट मिले उतने मिले, बट आपका जो रिज़ल्ट आता है वो SY TY कंबाइन करके आता है। सो बेसिकली आप इसमें अच्छा स्कोर करना हो आपको BCom के, ऑल ओवर BCom के आपके कोर्स में, तो आपको TY BCom में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।